वाकया ये हुआ कि ट्रेन के इंजन पर जो मेन कैमरामैन था बैठा हुआ था, वो इतना घबरा गया कि वो कैमरा ऑन करना ही भूल गया। I will ask you a very simple question. As a police officer, how will you tackle an imposter? एक ऐसी बैरिटून आवाज वाला खलनायक जिसने फिल्मों में विलन के इमेज को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेता अजीत की। भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, ज़माना खराब है। एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है राजेश कुमार सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने वेटरन एक्टर और खलनायक अजीत जी का इंटरव्यू लिया था। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है। जी बहुत। तो ये कैसे अजीत जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? देखिए, अजीत जी से मेरी मुलाकात जो हुई थी वो हुई थी स्टूडियो कमालिस्तान में जी, जिस समय वो शूटिंग कर रहे थे फिल्म जिगर की। लड़की, तुम इसे सिखाओगी तो नहीं, बल्कि इसके ध्यान को भटकाने की कोशिश करोगी। आग और मोम एक साथ नहीं रह सकते। जिगर में वो शायद एक अजय देवगन के कोच की भूमिका में थे वो। जी, तो जी। उनसे मैंने कहा, रिक्वेस्ट किया था कि सर आपसे बातचीत करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप सेट पे आ जाइए, मेरा लंबा शॉट है, हम बात करते रहेंगे बीच बीच में आपसे। तकरीबन मैं वहां पे उनके साथ मतलब ब्रेक के साथ इंटरव्यू हमारा हो रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो 2.5 घंटे में था उनके साथ वहां। अच्छा, 2.5 घंटे में पूरी बातचीत हमारी हुई। जी। तो उनके जीवन में एक रात या 2-3 रात वो जेल में उनको बिताना पड़ा था। तो इसके पीछे क्या मतलब घटना थी? ये बहुत कम लोगों को ये पता होगी। देखिए, ऐसा था इसमें कि वो जब यहाँ से अपने शहर हैदराबाद से मुंबई फिल्मों के लिए आए थे, तो वो रहा करते थे क्रॉफर्ड मार्केट के पास एक लॉज था, उसका नाम था हैदराबाद समथिंग नाम था उसका, जहां वो रहा करते थे। और जो वो एरिया था ना, उस एरिया में काफी मवाली लोग भी थे। तो कई बार उनका मतलब वो आपस में मारपीट करते थे, तो पुलिस आ जाया करती थी उस एरिया में। तो उस दिन भी ऐसा हुआ कि उस दिन आपस में मारपीट कर रहे थे वो लोग, पुलिस आ गई। पुलिस आई तो वो जो लोग थे, जो मवाली लोग थे, वो छिपने के लिए गेस्ट हाउस में आ गए। जी। और गेस्ट हाउस में आए, कमरा भी खुला हुआ था, उनके कमरे में वो आ गए वो लोग। जब पुलिस एंटर करी तो उसको लगा कि ये भी उसकी पार्टी के हैं। जी। पुलिस ने पकड़ लिया इनको, पकड़ के जेल में डाल दिया। उस दिन था शनिवार, तो ये डर गए कि अब तो मैं आज शनिवार को आऊंगा, कल संडे है, मतलब जो कुछ भी होगा मंडे को ही होगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया कि मुझे रुलाई आ गई कि मैं इतना मतलब अच्छे घर का लड़का, काम के लिए आया हूँ, हीरो बनने आया हूँ, मैं जेल में हूँ। तो रोने लगा। तो मेरी रुलाई देख करके एक था जो था कांस्टेबल, उसको दया आ गई। उसने बोला कि रो क्यों रहे हो? तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने बताया उन्होंने, देखो भाई मैं चोर नहीं हूँ, मवाली नहीं हूँ, मैं तो फंस गया हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप शकल सूरत से अच्छे आदमी लग रहे हो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन शर्त एक है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? शर्त ये है कि अगर आपको वो दिख जाए जो आपके कमरे में आया था, तो आप उसकी शिनाख्त करने में हमारी मदद करो। तो इन्होंने ये बात मान ली और वो वहां से उनको फिर पुलिस ने छोड़ दिया। तो वो रात करीब 3-4-5 घंटे वो हालात में रहे थे। मतलब रहने का कारण कुछ अलग था, बट रहे जरूर थे। तो मैं उस डेथ के सीन में लाने के लिए नेचुरल तरीका या नेचुरल दिखे वो,
उन्होंने जी। कहा कि मैंने 18 शॉट दिया। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे ना, उस दौर में उन्होंने कई फिल्मों में स्टंटमैन का भी काम किया था। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप, और उनके बारे में फेमस था कि वो अपना स्टंट खुद किया करते थे। उन्होंने आज तक कोई डुप्लीकेट नहीं लिया था। तो मैंने उनसे कहा कि सर कोई 2 वाक्य बताइए आप जो आपको याद हो स्टंट के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे एक फिल्म की शूटिंग में कर रहा था, धरती फिल्म की शूटिंग कर रहा था। धरती में एक सीन था जहां टाइगर को मेरे पैर के नीचे बैठना था। जी। हालांकि उसका मुंह बांध दिया गया था टाइगर का, नो डाउट, लेकिन बांधने के बाद भी उसका जो पंजा होता है, पंजा ही काफी होता है हम जैसे लोगों को मारने के लिए। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मुंह बांध देने से वो शेर तो शेर ही रहेगा। हाँ, उन्होंने कहा कि उसकी खासियत क्या है टाइगर की, कि जब तक आप उस पर कुछ जब तक उस पर आप हमला नहीं करोगे, कुछ नहीं करता आप। अगर वो बैठा है आपके पास, आपके पैर में हरकत होगी तभी अटैक करेगा वो, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बैठा, मेरे पैर चिपट जा करके, और लेकिन जब आप डायलॉग बोलोगे तो पैर तो हिलेगा ना, पैर हाथ तो हिलता है डायलॉग बोलने में। तो जैसे ही डायलॉग बोलने में मैंने जोर से बोलना शुरू किया कि वो लगा उसको कि वो उछल के उसने वो मुझे अटैक किया मेरे को। तब अच्छा। तक जो उसके लोग थे संभालने वाले, उन्होंने संभाल लिया, लेकिन वो काफी डेंजरस सीन हो सकता था अगर वो संभाल नहीं पाते तो। एक उन्होंने ये बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं शूटिंग कर रहा था फिल्म यादव की बारात का। जी। वहां एक सीन था जिसमें ट्रेन क्रॉस आ रही है, मुझे क्रॉस करना था। तो उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम ये सीट खुद नहीं करो, ये बहुत ही टफ सीन है, डुप्लीकेट कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद करूंगा। और सीन को अच्छा बनाने की कोशिश में इन्होंने क्या किया कि जब ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई तो इन्होंने क्रॉस किया। तो उनको लगा डायरेक्टर को कि ये तो गया। हुआ वाकया, मजेदार वाकया ये हुआ कि ट्रेन के इंजन पर जो मेन कैमरामैन था बैठा हुआ था, वो इतना घबरा गया कि वो कैमरा ऑन करना ही भूल गया। तो उस सीन शॉट हुआ ही नहीं, लेकिन जब पूरी ट्रेन गुजर गई तब ये दिखेंगे ना। उसके बाद ये दिखे तो जो कहे कि डायरेक्टर ने मेरे इतना डांटा मुझे कि तुम पागल हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं क्या बोलता तुम्हारी वाइफ को जाकर के। उनकी जो फिल्मोग्राफी हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप देखा जा सकता है उनके करियर में फिल्मों का। एक फिल्म से जो दूसरी पारी जब उन्होंने खेली, तो उस गैप का कारण क्या था? क्या पर्सनल कारण था या कुछ हेल्थ का इश्यू था? देखिए, उसके 2 कारण आप कह सकते हैं। एक तो कारण था उनका हेल्थ भी जी। एक तो कारण ये था। दूसरा कि वो उनको ऐसा लगने लगा था कि जो एक दौर था 50s का, 60s का, 70s का, 80s का, वो दौर जो था, उस दौर में जिस तरह की फिल्में बना करती थी, जिस तरह से फिल्में बना करती थी,
या जिस तरह का माहौल फिल्मों का हुआ करता था, वो धीरे धीरे माहौल खराब होने लगा था। तो उनको वो चीज जो है ना पिंच करती थी। के आसिफ साहब जब बना रहे थे मुगले आजम, मेरा उसमें रोल था दुर्जन सिंह का जी। तो मैं ये मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि कितनी सीरियसनेस थी उस जमाने के फिल्मकारों में। उन्होंने कहा कि मेरा एक रोल था जिसमें मुझे मर जाना है, मेरी डेथ हो जानी है, तो मैं उस डेथ के सीन में लाने के लिए नेचुरल तरीका या नेचुरल दिखे वो, उन्होंने कहा कि मैंने 18 शॉट दिया। मुगले 18 शॉट देने, हाँ 18 शॉट देने के बाद भी के आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, परफेक्ट नहीं हो रहा है, फिर से करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे अब नहीं हो पा रहा था, तो मैंने जी उनसे कहा कि सर मुझे थोड़ा सा आधे घंटे का आप ना ब्रेक दे दीजिए। कहा ठीक है ब्रेक ले लो। तो ब्रेक लेने के लिए वहां से उठ करके आ गए। उन्होंने कहा कि जो उनकी हैबिट थी आसिफ साहब की, कि वो सिगरेट जो है जब पीते थे तो वो मतलब मुट्ठी में ऐसे झाड़ देते सिगरेट को, उससे आवाज होती थी। तो कहा कि जब तक वो सामने मेरे खड़े होकर पीते रहे मुझे उसकी आवाज आती रही। जैसे ही मुझे आवाज आनी बंद हुई, मुझे लगा कि शायद ये अब वहां पर नहीं है। मैं उठा, चुपके से निकल के घर चला गया, सीधे घर चला। वहां जाकर के मैंने उनको फोन किया कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। तो उन्होंने कहा कि वो इतने अच्छे इंसान थे आसिफ साहब। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तुम नहीं करोगे आज चलेगा, लेकिन जब तक जो मैं चाहता हूं वो नहीं करोगे तो मैं मानने वाला नहीं हूं। तो मेरे कहने का आशय ये था कि उस माहौल को देखने और उस माहौल में काम करने के बाद अजीत जी को जो माहौल बात का लगने लगा, उससे थोड़ा वो निराश हो गए जी। और चूंकि वो काफी सिगरेट पिया करते थे, उससे उनका हेल्थ थोड़ा खराब हो रहा, तो उनको लगा कि अब यहाँ से जाकर के आराम करना बेहतर है। तो उन्होंने फिर एक लंबा ब्रेक लेकर के हैदराबाद चले गए, वहीं रह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कलाकार का दिल मानता नहीं है। जी जी। तो फिर वो वापस एक बार आ गए कि नहीं चलो कुछ करते हैं। लोगों ने भी कहा कि नहीं आपको करना चाहिए, तो छोड़ दिया आपने। तो उनको था कि मुझे थोड़ा सा निगेटिव इमेज से बाहर निकलना है, वो निगेटिव कर लिया हमने। तो शायद वो फिल्म में उनका जो रोल था, उसमें आपको ये जिगर में उनका रोल निगेटिव नहीं था। रोल उनका बड़ा पॉजिटिव था वो रोल। तो उनकी वो भी ख्वाहिश थी कि मुझे थोड़ा अब अच्छा रोल करना, अच्छा मतलब कि कुछ पॉजिटिव रोल भी करने हैं मुझे। उन्होंने तो एक तरीके से खलनायकी को एक नई तरीके से ही परिभाषित किया। इतना पोलाइट विलन, हमको लगता है कि ये ट्रेंड उन्होंने ही स्टार्ट किया। इस बात पर मेरी उनसे काफी चर्चा हुई थी जी। मैंने कहा कि सर आप शायद वो विलेन हैं जिन्होंने पूरे जो कंसेप्ट था विलेन का वो चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा मुझसे कि देखो मैंने काफी फिल्में देखी थी हॉलीवुड की, और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी क्यों परंपरा हो गई है कि हिंदी सिनेमा का विलेन जो होगा वो डाकू होगा या साहूकार होगा या घोड़े पे आएगा, चिल्लाएगा, मारेगा, कपड़े फाड़ देगा। ऐसा क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि एक विलेन सिर्फ अपनी प्रेजेंस से स्क्रीन पे वो चीज ला दे जो चीज चिल्लाने से नहीं आ रही। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोशिश की कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा विलेन दूं जो सोफिस्टिकेटेड हो, बिल्कुल सूट पैंट में हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, उसका चेहरा अच्छा हो, अदब से बात करे। और उसी कोशिश में मैंने उस पूरे निगेटिव किरदार के कंसेप्ट को चेंज करने की कोशिश की,
और शायद मैं काफी सफल भी रहा उसको करने में। तो ऐसा लगता है, यदि आप देखिए उनकी जितनी भी फिल्में हैं, उनका डायलॉग इम्पोर्टेंट था, उनकी आवाज इम्पोर्टेंट थी जी। वो कभी उन्होंने कहा कि मैंने आज तक किसी का रेप नहीं किया है, बिल्कुल। मैंने आज तक किसी का रेप नहीं किया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं खलनायक हूँ तो खलनायक वही करे जो हर काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप में स्टैंड लेना एक बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हाँ। फिर वैसे स्थिति में डायरेक्टर्स लोग के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि अगर विलेन कहेगा कि हम बुरा काम नहीं करेंगे तो फिर जी, वो क्या उससे और बुरा करवाया जाए। तो मतलब ये उनका चीज़ जो है। कहने का तरीका ये था विजय जी कि स्क्रीन पे जो इम्पैक्ट चाहिए दर्शकों की नजर में, उसको लाने का तरीका और भी हो सकता है, बिल्कुल जो हिंदी बिल्कुल। सिनेमा एक्सप्लॉइट नहीं करता है, जी। बनी बनाई लीक पे चलता है, तो ऐसा क्यों, उसको तोड़ा जाए। मतलब उन्होंने एक अपना एक पैमाना बना लिया था कि मैं बुरे काम पर्दे पे करूंगा, लेकिन क्या नहीं करूंगा ये डिसाइडेड था उनका। हाँ, ये तय है मेरा कि हाँ। ये बहुत मतलब तारीफ करने योग्य है और बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है ये। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर में बहुत सी हीरोइनों के साथ काम किया जो उनकी समकालीन थी। ऐसी, लेकिन ऐसा भी आता है कि 2 हीरोइनें जिनके साथ वो काम नहीं कर पाए, कौन सी हीरोइनें थी और इसके पीछे की क्या कहानी है कि क्यों उन 2 हीरोइनों ने उनके साथ काम नहीं किया? चूंकि ये सवाल काफी प्रोमिनेंट था इंडस्ट्री में कि अजीत जी ने नूतन और नरगिस के साथ काम नहीं किया है, अच्छा। ये बात चलती रहती थी हमेशा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो मुस्कुराए वो जी। और मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा सर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे क्या लगता है। तो अगर नहीं, देखिए इस इंडस्ट्री की परंपरा है हमारे यहाँ बॉलीवुड में कि अगर आप कोई काम नहीं करेंगे और करेंगे, दोनों के पीछे लोग कारण ढूंढते हैं। जी। तो ऐसा ही हुआ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इनके साथ काम नहीं करूं, ना ही अच्छा। उनकी ओर से कोई ऐसी पहल थी कि वो काम नहीं करना चाहते। लेकिन यह सिर्फ संयोग मात्र है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, ऐसा कोई अवसर नहीं मिला कि मुझे उनके साथ काम करना पड़े या कोई ऐसी फिल्म मुझे मिले। हाँ, ये जरूर है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं साथ में काम करूं, लेकिन संयोग नहीं बना। उस संयोग को लोगों ने एक नया एंगल दे दिया और मेरे बारे में ये कहना शुरू कर दिया कि मैं नहीं करना चाहता उनके साथ काम। तो इसमें एक और चीज है, मैंने अजीत जी के बारे में जानकारी हासिल करने के क्रम में ही ये मैंने पाया कि अभिनेत्री मधुबाला जी के साथ तो उन्होंने बहुत काम किया। इनफैक्ट सबसे बड़ी फिल्म मुगले आजम ही कह लीजिए, उन्होंने उस फिल्म में वो दोनों साथ थे। लेकिन फिर एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि मधुबाला जी ने अभिनेता अजीत जी को पहचानने से इनकार कर दिया। तो ये क्या घटना थी? ऐसा नहीं है। इसके पीछे ये थी कि एक फिल्म मिली थी उनको जिसमें उनको मधुबाला जी के साथ काम करना था, लेकिन अजीत जी जब वहां पहुंचे मधुबाला से मिलने के लिए तो वो 5-6 और लड़कियों के साथ थी वहां पे। लेकिन ये उनको पहचान नहीं पाए। अच्छा, मतलब ये अजीत मधुबाला को नहीं पहचान पाया उनको। तो जब वो स्टेज पे, जब इनकी फिल्म की बातचीत हो गई और फिल्म की शुरुआत हुई, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने मधुबाला से कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं था, ये मेरी गलती है, मानता हूं, लेकिन मैंने पहचाना नहीं था। मैंने आपका नाम सुना था, लेकिन आप जिस समय मुझे दिखी मुझे लगा ही नहीं कि आप ही होंगी, मैं पहचान नहीं पाया। उन्होंने बताया मुझे कि शायद मधुबाला जितनी अच्छी मेरी दोस्त थी, उतनी अच्छी दोस्ती मेरी और किसी अभिनेत्रियों से नहीं थी। बोली कि उनके हर दौर में, उन्होंने मुझसे कहा कि हर दौर में मैं उनके एक करीबी मित्र की तरह उनके साथ रहा। जब वो परेशान हुआ करती थी या उनके जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो
काफी उस दौर से गुजरी, तो मैं उनके साथ रहा। मतलब जब तक वो एक्टिव थी हमारा मिलना जुलना होता था। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने नहीं, मैंने उनको नहीं पहचाना। कितनी बड़ी ये भ्रांति दूर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आलेख मिलते हैं जहां पे ये इस चीज का जिक्र है कि मधुबाला जी ने अजित जी को पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि आप जस्ट इसके उलट बात कर रहे हैं। और ये कितनी मामूली सी बात लगती है, जो आलेख में बहुत बड़ी बात लगती है, और मधुबाला जी के पूरे किरदार को एक अलग तरीके से दिखता है। मधुबाला जी के बारे में जनरली नेगेटिव बातें ऐसी मिलती नहीं है, लेकिन ये एक बात ऐसी आई थी जिसके कारण मैंने आपसे पूछा। और कितना बड़ा इस बात पर से ये पर्दा उठा कि बात कुछ ऐसी थी। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।